सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फ्रंट पेज के साथ मैं हूं मोइज़्ज़ुर रहमान। हमारे साथ आज हमारी साथी एंकर रीबा फातिमा खराबी सेहत की वजह से मौजूद नहीं है, तो हमारी उनके लिए सेहतयाबी के लिए दुआएं हैं। नाज़रीन, आज प्रोग्राम हम स्टार्ट करते हैं। ऑब्वियसली आपने देखा एक और मैच, एक और दिन मायूसी का, एक और डिफीट। नाज़रीन, हम अभी बुध की शिकस्त से ही हम निकले नहीं थे कि अब हम दोबारा पाकिस्तान और भारत मैच हुआ और उसकी में जो रिजल्ट आया, अनफॉर्चुनेटली देखा जाए तो ये कोई ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड भी नहीं था। और इस पे अब मेरे पास तो अनफॉर्चुनेटली अल्फाज कम ही हैं कि इस पे क्या कहा जाए। इसी वजह से इस शामिल गुफ्तगू हमने किया है। बहुत ज़बरदस्त और काफ़ी ज़बरदस्त राय रखते हैं क्रिकेट के हवाले से, बोलते भी बहुत अच्छे हैं, लिखते भी बहुत अच्छे हैं। तो उन्हीं से पूछ लेते हैं कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ, इसके पीछे व्हाट इज़ द कॉज ऑफ द रॉट। तो हमने अपने शो में दावत दी है मोहम्मद उसामा आशिकीन को, 10 क्रिकेट मुबस्सिर हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो टुडे। थैंक यू मोइज, थैंक यू फॉर हैविंग मी। नो प्रॉब्लम जी। मेरा आपसे पहला सवाल यही है कि बेसिकली कल जब मैंने आपसे कल पूछा कि जब आई थिंक 155 पे 3 आउट थे और 15 ओवर बाकी थे, मैंने पूछा आपकी क्या प्रेडिक्शन है। आपने कहा लूजिंग बाय 7 विकेट्स, तो उसमें आई थिंक यू वर ऑलमोस्ट देयर। क्या वजह थी कि आपको वहाँ से लगा, जहाँ हमें लग रहा था कि शायद 270 तक पाकिस्तान पहुँच जाए, 280 तक पहुँच जाए, 15 ओवर थे, 130 रन ही बाकी थे, लेकिन आपको क्यों लगा कि पाकिस्तान 7 विकेटों से हार जाएगा, अगरचे बिल्कुल आई थिंक बड़ी करीबी आपकी प्रेडिक्शन रही, 6 से हारा। मोइज देखें, पहली तो ये बात कि द राइट वे टू डिस्क्राइब यस्टरडेज डिफीट वुड बी के डिसअपॉइंटेड बट नॉट सरप्राइज्ड, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड था। ऐसा नहीं है कि ये फेलियर सिर्फ कल का एक मैच का फेलियर है, ये लगातार काफी सारी चीजें। टीम सिलेक्शन के बाद ही बहुत सारे एनालिस्ट एंड एवरीबॉडी, लाइक द जनरल ओपिनियन, एनालिस्ट को छोड़ते हैं, हमारी पब्लिक बहुत क्रिकेट नोइंग पब्लिक है, उसको पता है। तो जब स्क्वाड सिलेक्ट होता है, एवरीबॉडी वाज सरप्राइज कि कौन कौन जो फॉर्मेशंस थे उन पे भी सरप्राइज था, और जो लोग आ गए थे वो भी सरप्राइज था कि एक आप साउथ अफ्रीका में सीरीज जीते थे, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया में जीते थे, तो आपने स्क्वाड भी अपना चेंज किया। माजी में जाएं तो बेसिकली इस साल का ये आपके आकिब जावेद 3rd या 4th कोच है, अगर आप देखा जाए। पहले हफीज था ऑस्ट्रेलिया टूर में, उसके बाद फिर कैरी कर्स्टन थे टेस्ट में, जेसन गिलेस्पी भी थे, उसके बाद आकिब जावेद आ गए। आपके पास 2 ऑफ द बेस्ट कोचेस इन द वर्ल्ड, जेसन गिलेस्पी, एक्सीलेंट रिकॉर्ड, उस कैरी कर्स्टन से अच्छा किसी का रिकॉर्ड हो नहीं सकता। 2011 में वो वर्ल्ड कप विनर रहे हैं इंडिया के साथ। उसके बाद साउथ अफ्रीका को टेस्ट नंबर 1 4-5 साल रही है, उनके टाइम में वनडे नंबर 1 भी रही है साउथ अफ्रीका, टेस्ट नंबर 1 भी रही है। they परफॉर्म कर रहे थे। इतना बड़ा कोच, एक तो पहली बात है पाकिस्तान पीसीबी के साथ आता नहीं है, लेकिन जब आ गया था तो आप सोचे कि आपकी कितनी खराबी होगी कि वो पहली 4-5 महीने में कहा यार नहीं, मैंने इतने अनप्रोफेशनल और ऐसे लोगों के साथ मैंने काम नहीं करना, बिकॉज इंटरफेरेंस इतनी थी कि अगर आप उस कोच को टाइम नहीं दोगे, इंटरफेयर करोगे, सिलेक्शन में इंटरफेयर करोगे, तो कैसे होगा। तो अभी तो बहुत सारी रीजन, आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। हम प्लेयर्स ब्लेम करें, सिस्टम को ब्लेम करें। पहली जो खराबी है वो तो सिस्टम की है, बाद में प्लेयर्स की है। सिस्टम की खराबी से शुरू होती है ना हर चीज। मैं इसी से एक क्वेश्चन जोड़ूंगा, कुछ थोड़ा लंबा सवाल है। अगर आप पिछले 2 साल का रिकॉर्ड देखें, ये हमारा 3rd कंसेक्यूटिव टूर्नामेंट है कि हम ग्रुप स्टेज में निकले हैं आईसीसी के। और ये तो जो है वाइट बॉल क्रिकेट है। रेड बॉल पे देखें तो आईसीसी टेस्ट, जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, उसमें भी इंतहाई मायूस कुन। इस साल तो बल्कि आप 9वें नंबर पर आए। अगर आप देखें तो उसमें अगर आप कुछ नंबर्स पर भी नज़र डाल लेते हैं कि अब आप पिछले 2 मैच में आपने तकरीबन 312 बॉलें, यानी 52 ओवर्स आपने डॉट बॉल्स में खेल दिए। और जो मतलब मजे की बात है कि आपने तो दोनों मैचेस में 50-50 ओवर बैटिंग भी नहीं की। ये बात रख लें, या अगर आप पिछले 5 ओडीआईस का रिकॉर्ड निकालें तो आपके बॉलर्स ने टोटल सिर्फ 24 विकेटें ली हैं और विद एन एवरेज ऑफ 60। और पाकिस्तान का 2nd वर्स्ट रिकॉर्ड है। और इस लिस्ट में ओमान और यूएई जैसी टीमें भी शामिल हैं, उसके बावजूद हमारा 2nd वर्स्ट रिकॉर्ड है। और अगर हम देखें तो मैं जब से मैंने क्रिकेट देखना स्टार्ट किया, हर
थोड़े सालों के बाद यही होता है, 2003 में आप निकले, 2007 में आप निकले, फिर 2015 में आप चले क्वार्टर फाइनल तक आ गए, 2019 में आप निकले, आपने कप्तान चेंज कर दिया, आपने सिलेक्शन कमेटी हटा दी। तो इट्स लाइक कि हम दायरों का सफ़र जारी रखे हुए हैं, और मतलब कुछ चेहरे जिनको आप निकालते हैं फिर उनको वापस लाते हैं। इमामुल हक को देख लें, आपने को निकाला स्ट्राइक रेट खराब होने पे, आप फिर ले गए, फिर उनका स्ट्राइक रेट 34 का। तो ये जो दायरों का सफर है, ऐसा लगता है कि द मोर यू चेंज थिंग्स दे हैव रिमेन्ड द सेम। इसकी क्या वजह है? सिस्टम की खराबी है, स्क्वाड की खराबी है, या यू सिंपली डोंट हैव द टैलेंट पूल? नहीं, आप किसी को स्केपगोट बनाते हैं। जब आप कोई टूर्नामेंट हारते हैं तो आप या तो कप्तान को स्केपगोट बनाते हैं, या अपने किसी स्टार प्लेयर को स्केपगोट बनाते हैं। या जिस तरह कल रिजवान ने बात करी, मुझे बहुत गुस्सा है, रिजवान ने कल बात की आफ्टर पोस्ट मैच कि साइम हमारी टीम को जोड़ के रखा था, साइम चला गया तो हमारी टीम बर्बाद हो गई। यार 6 महीने पहले साइम कहाँ था? साइम तो ये डेब्यू उसका 6-8 महीने पहले हुआ है। तो उससे पहले क्या क्रिकेट नहीं खेल रहे थे ये लड़के? ये लड़के पहले से क्रिकेट खेलते भी नहीं आ रहे क्या? 2023 में साइम था, या उससे पहले अगर आप साइम को देखें तो हमारे ही लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे साइम को कि यार नो लुक शॉट खेलता है, नो लुक शॉट खेलता है, देख कर भी नहीं खेल सकता तो नो लुक शॉट क्यों खेलता है? मतलब ऐसी ऐसी बातें हो रही थी। ठीक है, वो परफॉर्म कर रहा था, लास्ट 2 सीरीज ही वाज आउटस्टैंडिंग इन ऑस्ट्रेलिया, लेकिन एक प्लेयर गया ना, आपने एक प्लेयर गया। अब व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फाइंड अ रिप्लेसमेंट एज एन ओपनर फॉर हिम। आपने पता है क्या किया? आपने उसकी ओपनर वो तो गया, उसकी जगह आप ओपनर नहीं लाए, आपने बाबर की जो वन डाउन पोजीशन थी वो खराब की, आप बाबर को भी ओपन ले आए। उसकी वजह से आपकी पूरी लाइनअप में फिर आपको सऊद को भी डालना पड़ा। उसके बाद फिर आपके नीचे इरफान नियाजी को आपने ड्रॉप कर दिया, जो उसने ऐसा तो कुछ भी नहीं, परफॉर्मेंसेस बुरी दी थी जो जिसके बिना पे वो ड्रॉप हो रहा था। मुझे नहीं समझ में आया कि क्यों वो ड्रॉप हुआ, कि ऐसा उसने क्या किया था जो ड्रॉप हो जाए। लेकिन फिर आपने उसको भी निकाल दिया। और आपके पास जिस तरह जब आप साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया में जो आप सीरीज खेले हैं, जो जीते हैं, यू आर टेकिंग विकेट्स इन द मिडिल ऑर्डर। एंड उसका रीजन ये था कि आपने वहां पे फास्ट बाउंसी विकेट्स थी, तो ये फास्ट बॉलर्स वर आल्सो टेकिंग विकेट्स इन द मिडिल ओवर्स। उसमें हारिस लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, बट इन दीज कंडीशंस, खास तौर पे यूएई पे यू नीडेड अ सेकंड स्पिनर। सेकंड स्पिनर था ही, इंडिया 5 स्पिनर लेकर जा रहा है, कुछ सोच कर लेकर जा रहा है ना। हम कल अबरार ने अच्छा परफॉर्म किया, आप देखें ना, अबरार ने अच्छा परफॉर्म किया। अबरार ने मेरे ख्याल से खुशदिल शाह, अगर आप उनके फिगर्स देखें तो ही इज अ पार्ट टाइम स्पिनर, बट इवन ही बोल्ड डिसेंटली। अगर आप देखें तो कल स्लो पेस 2 पेस विकेट था। आपके स्पिनर्स होते हैं वो बीच में फंसा सकते थे, लेकिन आपने स्कोर ऐसा सिलेक्ट किया था, फिर उसमें बनती नहीं है। और फिर एक हमारी कोर प्लेयर्स की बात आ जाए कि हम जनरेशनल टैलेंट बनाते थे। एक तो एक लड़का आके एक सीरीज एक मैच में परफॉर्म कर जाए तो वो जनरेशनल टैलेंट हो जाता है। हमारे इतने सारे जनरेशनल टैलेंट है ना माशाल्लाह, किंग हो गया, ईगल हो गया, फरहाना हो गया, ढिमका हो गया, लेकिन आप अगर पिछले 3 कंसेक्यूटिव आईसीसी इवेंट्स उठा दें, आपने वही परफॉर्म करना है ना यार। हम थोड़ी काउंट करेंगे कि जिम्बाब्वे के खिलाफ आपने क्या किया या बायलैटरल में आपने क्या किया। अभी ज्यादातर लड़कों के रन उठाकर देखें, अगर आप उनमें फिल्टर आउट करें तो यू विल फाइंड आउट कि जो बायलैटरल सीरीज होती है उसमें क्या होता है कि द होल टीम इज नॉट प्लेइंग। फॉर एग्जांपल, अगर आप ऑस्ट्रेलिया से खेल रहे हो तो आप फाइंड आउट करोगे कि यार ऑस्ट्रेलिया तीनों अपने क्विक्स को ओडीआई में नहीं खिलाता, चाहे वो कमिंस हो, हेजलवुड हो, या एक खेल रहा होगा, किसी में कमिंस होगा, किसी में स्टार्क होगा, किसी में हेजलवुड होगा, ज्यादा ज्यादा होगा तो 2 ने खेल लिया। तो तीसरा बॉलर हमेशा एक टारगेट, तो वहां पे ये रन बना लेते हैं। तीसरा बॉलर इज इजियर टू टारगेट। वहां पे अगर वो स्टार्क या कमिंस को रोक भी लेना तो दे कैन कैच अप, या रबाडा को अगर आप रोक भी लो ना तो आपके पास बाद में पीछे दूसरों पे कैश इन कर लेते हैं। पॉश हो गया, कोई और ऐसे जो जैसे 355 चेस करते हुए आपने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट किया मेरे ख्याल में। लेकिन आईसीसी का टूर्नामेंट आता है ना मुइज, तो वो आपको वो वाले बॉलर्स नहीं मिलते, आपको सारे अच्छे। तो हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी ही नहीं है, इतनी कैपेसिटी नहीं है कि उनको ये क्या करते हैं, शुरू के रोक लेते हैं कि हम वी माइट बी एबल टू टारगेट द एंड बॉलर्स, पर आप नहीं कर सकते। जिस तरह सैटरडे को गद्दाफी स्टेडियम में क्राउड आया, न्यूट्रल मैच भी हाउसफुल था, और जिस तरह लोग महंगे टिकट्स खरीद के ग्राउंड पे जाते हैं, आप मतलब डू दे डिजर्व दिस काइंड ऑफ अ रेसिप्रोकल फ्रॉम द नेशनल साइड? व्हाट इज योर मैसेज फॉर द क्रिकेट फैंस ऑफ पाकिस्तान? देखिए, वो तो हार जीत इज पार्ट ऑफ द गेम, और एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल लव पाकिस्तान क्रिकेट एंड वी ऑल वांट बेटर फॉर इट। तो आप ऑब्वियसली अपने पैशन को या अपनी एक उसको तो आप किल नहीं कर सकते। तो वो लोग आएंगे भी, लोग जाएंगे भी, लेकिन जाहिर सी बात है जब ऐसी परफॉर्मेंसेस रहेंगी तो लोगों की दिलचस्पी कम होती रहेगी। मैं पिछले 2-3 सालों में मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो डाई हार्ड फैंस होते थे, जो हमेशा उनके एक स्क्रीन पे अगर कहीं काम नहीं भी होंगे, कहीं भी होंगे, क्रिक इन्फो या किसी भी चीज पे उनका एक टैब खुला हुआ होता था जिसपे स्कोर। आई फाइंड आउट ऑफ पीपल वो बस हाँ एंड में देख लिया, अच्छा ये हुआ, ये जीता, फलाना जीता, तो छोड़ दिया। तो इंटरेस्ट कम होता रहता है ओवर द टाइम इफ योर परफॉर्मेंसेस आर लो, दैट इज ओनली नेचुरल। बट इतने अरसे से लंबा टाइम हो गया काफी के परफॉर्मेंसेस हमारी लो रही हैं। कोई ऐसा नहीं है कि इस टूर्नामेंट में हो गया, ये 2 मैचेस हो गए, ये 2 मैचेस बहुत छोटा सैंपल साइज है।
इंडिया वाज इन कोई मुश्किल नज़र भी नहीं आई थी अनफॉर्चुनेटली। माजरत के साथ हमारे प्रोग्राम का ज़रा थोड़ा लिमिटेड टाइम है, आपने फिर भी बड़ा टाइम निकाला और अपनी राय का इजहार किया। इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। नाज़रीन, यहाँ हमने इसीलिए जायज़ा दिया कि मसला किधर है, और यही लगता है कि मसला ना किसी 15 लोगों का, ना एक सिलेक्शन कमेटी का, क्योंकि ये मसला तवातुर से जारी है। फेसेस के चेंजिंग होने की वजह के बावजूद ये मसला जारी है, और लगता है कि मसला निज़ाम में है। इसके वाले से हम मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा, हमारे साथ ही रहिए, देखते रहिए बोल न्यूज़। नाज़रीन, वेलकम बैक टू फ्रंट पेज। ब्रेक से पहले हमने बात की, तफसील से बात करने की कोशिश की कि कल क्या हुआ, और नाज़रीन जो नज़र आती हैं चीज़ें, यही लगता है कि जो हमारी क्रिकेट की जो ख़राबी है वो सिर्फ एक दिन की या चंद घंटे की वजह से नहीं, या 15 लोगों की वजह से नहीं, वो एक तवातुर से जो चीज़ें चली आ रही हैं उसकी वजह से देयर इज़ अ रॉट एंड दैट नीड्स टू बी ट्रीटेड। अब बात करते हैं हम जर्मनी की, जो कि यूरोप का सबसे ज़्यादा नाज़रीन इंपॉर्टेंट मुल्क है। वहाँ पर हुए इलेक्शंस, वहाँ पर अगर आपको हम इसका पस मंज़र बताते चलें, वहाँ पे हुए नाज़रीन प्री इलेक्शंस हुए हैं, स्नैप इलेक्शंस भी आप इनको कह सकते हैं, क्योंकि ओलाफ शॉल्ज़ जो जर्मन चांसलर थे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था, उन्होंने पार्लियामेंट डिसॉल्व कर दी थी, क्योंकि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हार गए थे पार्लियामेंट से, उनको तहरीक अदम एतमाद उनके खिलाफ कामयाब हो गई थी। और नाज़रीन ये इलेक्शंस हुए और इसमें बहुत तारीख़ी टर्न आउट रहा जर्मनी में, तारीख़ का उनका आप कह सकते हैं कि बड़ा टर्न आउट था, तकरीबन 80% का टर्न आउट रहा। और इसमें जो यूथ है नाज़रीन, यंग पॉपुलेशन, उसने बढ़ चढ़ के वोट डाला। लेकिन यहाँ पे एक जो बहुत ज़्यादा परेशान कुन बात यही कि दाएँ बाजू की सख्त गिर जमातें नाज़रीन इसमें कामयाब नज़र आई। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो जो कामयाब हुए मेनली वो फ्रेडरिक मर्ज के जो क्रिश्चियन डेमोक्रेट CDU है, उन्होंने इलेक्शन जीत लिया है, वो नंबर 1 पोजीशन पे आए हैं। लेकिन जो 30% वोट शेयर इसमें मिनिमम चाहिए होता है सिंपल मेजॉरिटी के, उससे तकरीबन 1.4% पीछे रहे। उन्होंने 28.6% वोट उन्होंने जो है वो लेने में कामयाब रहे। उसके साथ जो है वो कोalition बनाने का सोच रहे हैं सोशल डेमोक्रेट्स के साथ, SPD पार्टी के साथ, जो कि ओलाफ शॉल्ज़ की पार्टी, जिनका बदतरीन तारीख का बदतरीन इलेक्शन रिजल्ट सामने आया, 16.4% सिर्फ वो वोट्स ले सके। और लेकिन अब उनके साथ एक कोalition गवर्नमेंट का ही इम्कान है फ्रेडरिक मर्ज का। तो अब उनकी जो है जो 630 सीटों की जो पार्लियामेंट है जर्मनी की, उसमें से तकरीबन ये कुल मिला के 328 सीटें इनकी रहेंगी, और इनको एक बहुत ही कमज़ोर मेजॉरिटी मिल रही है सिर्फ 12 सीटों की। तो अब यही किया जा रहा है कि ईस्टर नाज़रीन अप्रैल में आएगी, तो ईस्टर तक वो गवर्नमेंट उनकी फॉर्म हो जाएगी। मुबस्सरीन का कहना है कि ये वीक मैंडेट जो उनको मिला है ये जर्मनी के चैलेंजेस को और सख्त गिर कर सकता है, क्योंकि नाज़रीन आपको जैसे बताते चलें कि जर्मनी के चैलेंजेस यूक्रेन की जंग के हवाले से चल रहे हैं, अमेरिका के साथ उनकी काफ़ी ज़्यादा सदमोहरी चल रही है जब से स्पेशली सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इक़्तिदार संभाला है। एंड ऑब्वियसली नाज़रीन जो इकोनॉमिक डाउन टर्न आया है पूरी एक दुनिया में, स्पेशली यूरोप में एक मईशत में काफ़ी स्लो डाउन है, तो वो जर्मनी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। चाहे उनकी ऑटोमोबाइल सेक्टर, उसको हम तवातुर से कवर भी करते रहे हैं अपने पहले प्रोग्राम्स में। और नाज़रीन यहाँ पे आपको बात बताते चलें कि जो सबसे पॉइंट ऑफ कंसर्न दुनिया के लिए है नाज़रीन, वो दाएं बाजू की सख्त गिर जमात AfD यानी ऑल्टरनेट फॉर जर्मनी, नाज़रीन उसके रिजल्ट्स के हवाले से लड़ रहा है। अगरचे के वो रिजल्ट्स जो उनके लीडर उनकी तवक्को से कम आए, लेकिन नाज़रीन उनका ये तारीख का बेहतरीन रिजल्ट है। उन्होंने पिछले इलेक्शन के मुकाबले में 10% ज़्यादा उन्होंने गेन किया, 10 पॉइंट्स उन्होंने गेन किया, और वो दूसरी पोजीशन पे उन्होंने वोट्स लिए हैं 20.8%, और इन्होंने रिकॉर्ड सेकंड पोजीशन ली है। और उन्होंने स्पेशली नाज़रीन जो ईस्ट है यानी मशरकी जर्मनी में उन्होंने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया, और उधर उन्होंने 34% पॉपुलर वोट लिया। और उनका जो मेन वोटर बेस थी वो उनकी जो यंग जनरेशन थी, यूथ थी वो, और स्पेशली सोशल मीडिया टिकटॉक के ज़रिए उन्होंने बड़ी जो है उनको ये जीत मिली है, जो उनके लिए बहुत बड़ा रिजल्ट है। और नाज़रीन अब हम आते हैं कि जो फ्रेडरिक मर्ज जो जीते हैं उनकी क्या पॉलिसीज़ हैं। अब नाज़रीन वो यूरोपियन यूनिटी चाहते हैं, जिस तरह यूरोपीय यूनियन है उसको यूनिटी चाहते हैं, और ताकि जो अमेरिका पे जो दारोमदार रहा है जर्मनी का, स्पेशली एंजेला मर्केल जो बहुत लंबे अरसे तक जर्मनी की चांसलर रही थी, और जो उनको कहते हैं कि जर्मनी की
तरक्की के पीछे उनका बहुत बड़ा हाथ था। और ओलाफ शॉल्ज उनका अमेरिका पे बहुत ज़्यादा इन्हिसार था, लेकिन उस वक्त तक डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं थे। अब डोनाल्ड ट्रंप के होते हुए जब वो ऑब्वियसली यूरोप को भी आंखें दिखा रहे हैं, तो जर्मनी और फ्रेडरिक मर्ज यही चाहते हैं कि वो अमेरिका पर अपना इन्हिसार कम करें। बेसिकली इनका जो स्ट्रॉन्गर स्टैंस है, यूक्रेन को बहुत खसूसी तौर पे सपोर्ट करते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप का जो यूरोप का जो स्टांस है और यूक्रेन का, उस पर उनको काफ़ी ज़्यादा खदशात रहते हैं। और अगर हम बात करें जो मुआशी पॉलिसीज़ की, जो जर्मनी इस वक्त इन्फ्लेशन का रेट हाई है लेकिन ग्रोथ जो है वो स्लो है, स्टैग्नेशन की तरफ मुल्क है, बिल्कुल एक इकोनॉमिक वहाँ पे डाउन टर्न है, तो उसको टैकल करना चाहते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी के इशूज़ को उनके मंशूर में था, और स्पेशली नाज़रीन ये जो तारिकीन वतन का मामला है, गैर कानूनी तौर पर जर्मनी आ रहे हैं, उस पर उनका बड़ा एक सख्त गिर मौक़िफ़ है, और हमने इस पर पहले भी अपने प्रोग्राम में बात की। और नाज़रीन अब हम बात करें कि डोनाल्ड ट्रंप का इस सब में क्या लेना देना है, तो नाज़रीन जो डोनाल्ड ट्रंप और उनके एलाय, स्पेशली जो उनके बड़े खसूसी उनकी काबीना के मेंबर हैं इलॉन मस्क, उन्होंने बड़े खुला ऐलान तौर पर AFD को बहुत शदीद तौर पर उन्होंने सपोर्ट किया, यूक्रेन को क्रिटिसाइज़ किया। और रिचर्ड ग्रेनेल पिछले डोनाल्ड ट्रंप के जो टेन्योर है उसमें वो जर्मनी के सफ़ीर भी थे, और उस वक्त भी वो उन पर इल्ज़ाम था कि वो दाएं बाजू को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और जर्मनी ने उन पर काफ़ी तनकीद भी की थी, और उन पर इल्ज़ाम लगाया था कि वो जर्मनी के अंदरूनी मामलात में दखल दे रहे हैं। और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की जो फ्रेडरिक मर्ज, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की जो सपोर्ट है AFD को, उसको मुस्तरद किया और उसको आउटरेजस इंटरफेरेंस यानी अंदरूनी मामलात में एक बहुत ही पुरजोर मुदाखलत करार दिया। और नाज़रीन 83% ये जर्मनी का टर्न आउट था। 1990 की जो रीयूनिफिकेशन थी ईस्ट और वेस्ट जर्मनी की, उसके बाद से सबसे हाईएस्ट था। और नाज़रीन जो लेफ़्ट पार्टी है वो भी, जो बेसिकली बाएं बाजू की जमात है, वो 9% तक उनकी रही, और उनकी भी टिकटॉक की कैंपेन काफ़ी ज़्यादा जो है वो कामयाब रही। और जो यूथ पॉपुलेशन थी उन्होंने अपना पड़ा AFD और लेफ़्ट को डाला, बजाय के जो ट्रेडिशनल पार्टीज़ हैं उनके वजह से। और नाज़रीन इस पे जो रिएक्शंस आए, आलमी लीडरान ने जो है मर्स को जो है कामयाबी पे मुबारकबाद दी। इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के सदर, या कायर स्टारमर बरतानवी वज़ीर आज़म ने, उन्होंने कहा कोऑपरेशन की बहुत ज़रूरी है। और उनके लिए नाज़रीन अब देखते हैं कि आगे आने वाले अरसे में क्या होता है। काफ़ी सख्त ये चैलेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि इलेक्टोरेट डिवाइडेड है। आप देखें कोई क्लियर मेजॉरिटी नहीं आई। एक दाएं बाजू बहुत तेज़ी से जर्मनी में राइज करे, AFD के रिजल्ट्स उसकी एक एग्जाम्पल हैं। और नाज़रीन जो जर्मनी और अमेरिका के ताल्लुकात हैं वो भी इस वक्त सर्द मोहरी, या बल्कि जो है उसमें गर्मी नज़र आ रही है डोनाल्ड ट्रंप के बाद से। तो ये चैलेंजेस हैं, तो आगे आके देखते हैं कि ये कैसे उसको टैकल करेंगे, और हम अपने प्रोग्राम में भी बताएंगे। लेकिन नाज़रीन यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त हुआ जाता है ख़त्म। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और बोल न्यूज़ के सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।